नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सूरज चौधरी स्टडी IQ पीसीएस पर बुक बैंक शो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बुक बैंक शो, यहां पर हम लोग सुभाष कश्यप के द्वारा लिखी गई बुक आर कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारे संविधान को पूरा कर रहे हैं। अब इस बुक को कंप्लीट करने का तरीका क्या है? इसको कंप्लीट करने का तरीका है, हम लोग MCQ बेस्ड चलेंगे और यह करते हुए हम लोग अब चैप्टर 8 पर आ गए हैं और चैप्टर 8 में भी पहले 5 पार्ट हो चुके हैं, यानी इस चैप्टर का 6ठा भाग आज है। आज के इस सेशन में कुछ एक क्वेश्चन आपको ऐसे जरूर दिखाई देंगे जो बुक से नहीं है लेकिन फंडामेंटल राइट से जुड़े हुए हैं, तो मैंने उनको यहाँ पर इंक्लूड किया है ताकि मौलिक अधिकारों को हम पढ़ ही रहे हैं तो हम व्यापक तौर पर इनको कवर करते हुए चले। चलिए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा समय हम लोग लेंगे नहीं, MCQ पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आता है कि हमें यहाँ पर दो स्टेटमेंट दी गई हैं, दोनों पर हमें विचार करना और विचार करने के बाद बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट हमको बतानी है। सबसे पहली स्टेटमेंट कहती है कि भारत में प्रेस या मीडिया की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। फ्रीडम ऑफ प्रेस और मीडिया इन इंडिया इज नॉट इंक्लूडेड अंडर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। पहला स्टेटमेंट चर्चा करता है फ्रीडम ऑफ प्रेस के संदर्भ में। देखिए, जब हम फ्रीडम शब्द को पढ़ते हैं या इसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं तो भारत का संविधान जैसे ही शुरुआत होती है तो प्रियम्बल के अंदर लिबर्टी नाम का शब्द आता है, आज़ादी नाम का शब्द आता है, तो वहीं से इसका परिचय हमको मिल जाता है। अब इस परिचय को व्यापक तौर पर हम आगे पढ़ें, परिचय से आगे निकलें, तो हमें खुद एक मौलिक अधिकार प्राप्त है जिसे हम कहते हैं राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, जिसकी चर्चा आर्टिकल 19, 20, 21 और 22 के अंतर्गत है। आर्टिकल 19 के अंतर्गत फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के साथ साथ 6 अधिकार हमको प्राप्त हैं। आर्टिकल 20 की बात करें तो प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, यानी कि दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। आर्टिकल 21 में लाइफ एंड लिबर्टी का अधिकार। आर्टिकल 21A के अंतर्गत हमको शिक्षा के अधिकार की चर्चा है। आर्टिकल 22 की बात करें तो अरेस्ट एंड डिटेंशन के संदर्भ में कुछ संरक्षण हमको प्राप्त है, यानी कि बेसिकली ये सभी वो आर्टिकल्स हैं जो आज़ादी के अधिकार का संरक्षण करते हैं या आज़ादी का अधिकार हमको प्रदान करते हैं। अब इसमें जब हम वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं तो सबसे पहले आर्टिकल 19(1)A यानी कि आर्टिकल 19(1)A के अंतर्गत कहा गया है कि हर देश के हर एक नागरिक को, याद रखना, देश के हर एक नागरिक को कुछ अधिकार हैं। क्या अधिकार है? पहला अधिकार है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अपनी बात को कहने का, रखने का, यानी कि अभिव्यक्ति का उसको अधिकार प्राप्त है। जब उसे अभिव्यक्ति का यह अधिकार प्राप्त है तो यहाँ पर कुछ और अधिकार भी निकल करके आते हैं, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति अपनी बात कहना चाहता है, अच्छी बात है, कोई नहीं कहना चाहता, ये भी अच्छी बात है। कहने का मतलब यहाँ से कई प्रकार के अधिकार निकल के आते हैं, जैसे कि राइट टू स्पीक और साथ में राइट टू साइलेंस। ऐसे ही करके जब आप मीडिया की बात करते हैं, प्रेस की बात करते हैं, ठीक है भाई, जब हम मीडिया यानी कि प्रेस की बात करते हैं तो प्रेस नाम का शब्द भारत के संविधान में यहाँ तो नहीं आता है, बट प्रेस के द्वारा पत्रकार क्या करता है? प्रेस के द्वारा पत्रकार अपनी बात ही तो कहता है, बात ही तो रखता है। तो जब न्यायपालिका के सामने कई प्रकार के क्वेश्चन आए तो उनमें एक बात मानी गई कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो पहले से पहले गिवन है, यानी कि इम्प्लिसिट है, दी हुई है, दिख रही लेकिन उसके अंदर है, कहने का मतलब इम्प्लिसिटी उसके अंतर्गत है। तो इसके अंतर्गत ये सम्मिलित नहीं है, तो ये स्टेटमेंट तो हमारी क्या हो जाती है? गलत हो जाती है। दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि अतः प्रेस या मीडिया पर युक्ति युक्त निर्बंधन के आधार पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। देयरफॉर द प्रेस और मीडिया कैन नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। देखिए, जब हम आज़ादी के अधिकार की बात करें और आज़ादी के अधिकार पर कोई लिमिट ना लगाएं तो आपको नहीं लगता कि कहीं अनार्की यानी कि ऐसा सिस्टम आ जाएगा जब कोई किसी कानून को मानने को तैयार ही नहीं होगा? हर व्यक्ति कहेगा मुझे आज़ादी का अधिकार प्राप्त है, तो इसलिए आज़ादी के अधिकार पर क्या है, विभिन्न प्रकार की रेस्ट्रिक्शन आ जाती हैं। जैसे आर्टिकल 19(1)A के अंतर्गत जो अधिकार हमको दिए गए हैं, इन पर रेस्ट्रिक्शन आर्टिकल 19(2) के अंतर्गत तुरंत के तुरंत बताए गए हैं। जो भी अधिकार है हर किसी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन दिया गया है। अब अगर हम प्रेस की बात करें, मीडिया की बात करें, हालांकि इनको आज़ादी का अधिकार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये आज़ादी एब्सोल्यूट है। इस पर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले, अगर कोई व्यक्ति मीडिया के अंदर काम करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह जो मीडिया के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉय के लिए अधिकार हैं उनको नहीं दिया जाएगा, उनको ही मानना पड़ेगा।
विभिन्न प्रकार के टैक्स लॉ हैं, इंडस्ट्री के लॉ हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा। और साथ साथ अगर कोई रिपोर्टिंग होती है तो रिपोर्टिंग को लेकर के भी कानून है, जैसे कि संसद की कार्रवाई के खिलाफ, यानी कि संसद की कार्रवाई कोई हुई जहां पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने किसी एक पार्ट को एक्सपंज करवा दिया। एक्सपंज करवाने का मतलब किसी सदस्य ने कुछ कहा, सदन को अच्छा नहीं लगा, सदन की मर्यादा के खिलाफ है, उसको हटवा दिया गया। तो ऐसी रिपोर्ट को अगर पब्लिश किया जाता है तो मीडिया पर इसके लिए प्रतिबंध है। कहने का मतलब ये बिल्कुल एब्सोल्यूट नहीं है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो यहां पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, तो भाई ये भी गलत हो जाता है, क्योंकि प्रतिबंध तो लगाया जा सकता है। तो कौन सा यहां पर आंसर बनेगा? यहां पर आंसर बनेगा कि ना तो पहली स्टेटमेंट सही है ना दूसरी स्टेटमेंट सही है, इसीलिए अपने पास जो करेक्ट आंसर बनता है नीदर वन नॉर टू, यानी कि डी आंसर बन जाता है। इसके बाद हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी मीडिया की बात की गई है, इसी के अधिकारों की चर्चा की गई है। यहां पर फिर से दो स्टेटमेंट हमारे पास है और पूछा गया है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, ट्रू है। देखते हैं पहली स्टेटमेंट क्या कहती है और फिर उसको एनालाइज करेंगे। पहली स्टेटमेंट कहती है कि अखबार या समाचार पत्र संसद की कार्रवाई का प्रकाशन करते समय संसदीय विशेषाधिकारों की मर्यादा को नहीं लांघ सकते हैं। न्यूज़पेपर और न्यूज़पेपर्स, और साथ में ये थोड़ा अलग हो गया, इसमें आप न्यूज़पेपर्स ही लेके चलेंगे। न्यूज़पेपर्स कैन नॉट क्रॉस द लिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस व्हाइल पब्लिशिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, ये बात तो मैंने अभी आपको बताई थी कि अगर संसद की मर्यादा, यानी कि उन्होंने कहा कि रिपोर्ट पब्लिश नहीं करनी है तो वो पब्लिश नहीं की जाएगी। या कोई संसद की गुप्त मीटिंग है जिसके बारे में बातें अंदर ही हैं और गलती से रिपोर्ट अगर हाथ में लग जाए तो उसको पब्लिश नहीं करना है, तो मतलब नहीं करना है भाई, ठीक है। इसके अलावा संसद की और जो भी मर्यादा है उसको मीडिया को बिल्कुल ध्यान में रखना है, उसको फॉलो करना है। तो कहने का मतलब क्या है, ये सही है कि इस मर्यादा को प्रेस मीडिया नहीं लांघ सकती है। दूसरा कहता है कि प्रेस के ऊपर पूर्व अवरोध, जिसको आप कहते हैं प्री सेंसरशिप, लगाना अगर हम कहें तो अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन है। देखिए, खबर आई, खबर आने के बाद उसको एनालाइज करना कि ये ठीक है या नहीं है, वो तो बात समझ में आती है, लेकिन पहले से पहले हर खबर के ऊपर अब सेंसरशिप लगा दें, सरकार बैठ जाएगी कौन सी खबर छापनी है कौन सी नहीं छापनी है, सरकार तय करने लगे, तो आपको नहीं लगता कि आर्टिकल 19(1)(a) का उल्लंघन हो जाएगा? क्योंकि आर्टिकल 19(1)(a) के तहत हमको और अधिकार भी मिलते हैं, जैसे कि देश के हर व्यक्ति को, जब मीडिया की बात कर रहे हैं आप, प्रेस की बात करते हैं, तो यहां से एक अधिकार और निकल करके आता है जिसे हम कहते हैं राइट टू नो। राइट टू नो का मतलब क्या है? राइट टू नो का मतलब है कि देश के अंदर क्या चल रहा है, सरकारें कैसा काम कर रही हैं। ये आरटीआई आने से पहले की बात कर रहा हूं, देश के अंदर सरकारें कैसे काम कर रही हैं, क्या उनकी व्यवस्था है, इन सभी चीजों के बारे में देश के नागरिक को जानने का अधिकार है। तो ये पहले से पहले ही है। अब याद रखें कि अगर अखबार में खबर को छपने से पहले उस पर सरकार नजर रखे क्या छापना क्या नहीं छापना है, यानी कि चुनिंदा खबर आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो ये खुद जो है संविधान का वायलेशन हो जाएगा, याद रखना। बात समझ में आती है? तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अगर हम राइट टू नो की बात करें, यहां पर कुछ चीजें जानने की आवश्यकता है। राइट टू नो की बात करें तो इसके भी जरा हम जड़ में चलते हैं। जब भारत के अंदर अंग्रेजी शासन चलता था तो उस समय पर एक एक्ट हुआ करता, एक एक्ट होता था जिसको कहते हैं ऑफिशियल्स सीक्रेट्स एक्ट, अंग्रेजों के समय पर लाया गया। अब ये लाने की वजह थी कि जब अंग्रेज रूल ऑफ लॉ की बातें करते थे तो हमारे कुछ लोग भी पढ़ गए थे, अब उनको भी जानकारी थी कि लोग कर क्या रहे हैं, तो छिपाना, तो छिपाने का तरीका होगा क्या होगा कि बोले इनको जानकारी दो ही मत। और जब जानकारी मांगे तो ये कहते हैं भाई इससे देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है, समाज को खतरा हो सकता है, नेशनल इंटरेस्ट पर खतरा है, ये सारे कारण बता करके उनको रोक दो। और जब हम आज़ाद हुए तो ये हमको विरासत के अंदर मिला, जब विरासत के अंदर मिला तो हम लोगों ने भी इसको फॉलो किया। लेकिन एक बात तो तय थी कि अगर लोकतंत्र को सही तरीके से काम करना है तो ये तो देना ही पड़ेगा, राइट टू नो तो लोगों के पास होना ही चाहिए। अब यहीं पर अदालत के सामने विभिन्न प्रकार के केस आए, जिसमें से 1985 में एक केस आया जिसको आप कहते हैं इंडियन एक्सप्रेस न्यूज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस 1985 का था और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो ऐसा है, देश के हर नागरिक को यह अधिकार है कि सरकार कैसे चल रही है। कुछ जानकारी तो ऐसी है जो उसको दी जानी चाहिए। अगर नेशनल इंटरेस्ट की बात है, कुछ गोपनीय बात है, वो तो छिपाई जा सकती है, लेकिन बाकी चीज़ें तो पब्लिश उसके सामने होनी चाहिए। तो यहाँ से जो है इसका थोड़ा सा जन्म हो जाता है, ध्यान रखिएगा। बात समझ में आती है? तो एक बात ध्यान रखिएगा क्या कि ये प्री सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए, देश के हर व्यक्ति को जानने का पूरा पूरा अधिकार है।
तो ये अगर होता भी है तो क्या है, आर्टिकल 19(1)(a) का जो किसी हर प्रकार से उल्लंघन हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर अपना आंसर क्या बनता है, अपना आंसर यहाँ पर बन जाता है सी, यानी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही हो जाती हैं। चलिए इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि भारत में सूचना का अधिकार कब आता है। राइट टू नो की हम लोगों ने बात कर ली, तो एक बात तो तय था कि राइट टू नो आएगा, क्योंकि भाई देश के हर नागरिक को प्रशासन के बारे में, शासन के बारे में और विभिन्न जानकारियां, सरकार को स्कीम लॉन्च करी, कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ, कितना करप्शन में चला गया, ये सब बातें जानने का अधिकार है। तो ये बात तो तय थी। अब इसको लेकर के एक बात तो हम जानते हैं कि आरटीआई सन 2005 के अंदर आया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है 2005 के अंदर आया था, और इसके बाद जो राइट टू इन्फॉर्मेशन हमको प्राप्त होता है। लेकिन कुछ लोग इस बारे में शायद ना जानते हो कि इसका एक जो प्रयास है वो सन 2002 में 2002 में एनडीए गवर्नमेंट ने भी किया था, यानी कि उस समय की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के द्वारा भी इस पर कुछ कार्य जरूर हुआ था। उस टाइम पर आया था फ्रीडम टू इंफॉर्मेशन एक्ट। फ्रीडम टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 आता है, बाद में इसको रिपील करके नया एक्ट जिसको आप कहते हैं आरटीआई एक्ट 2005 लेकर के आया गया। अब कुछ एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर आरटीआई या फिर यानी कि सूचना के अधिकार से देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन पॉसिबल यहाँ पर बन सकते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, पूछने की संभावना बनी रहती है। मैंने आपसे पहले कहा था कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बुक से ना हो शायद, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट तो मैंने इनको यहाँ पर शामिल किया है। अगला क्वेश्चन है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंतर्गत इनमें से सम्मिलित प्रावधान कौन कौन से हैं। इसका इंग्लिश वर्जन हम देखें तो नेक्स्ट स्लाइड में इसका इंग्लिश वर्जन, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या, फिलहाल यहाँ पर हम इसी से काम चला लेंगे, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन बड़ा हो जाता है तो एक ही स्लाइड के अंदर हिंदी इंग्लिश लिख पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसको जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं अगली स्लाइड में उनके लिए रखा गया, तो स्क्रीनशॉट वो ले सकते हैं। पहली स्टेटमेंट कहती है कि प्रत्येक सरकारी कार्यालय अपने सभी रिकॉर्ड्स इस तरह से वर्गीकृत तथा व्यवस्थित करेगा कि मांगे जाने पर कोई भी सूचना दी जा सके। ये बात जब आरटीआई आता है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आता है, तो उसकी धारा 4 यानी कि सेक्शन 4 से जुड़ा हुआ ये स्टेटमेंट है। सेक्शन 4 के अंदर कहा गया कि आप जल्दी से जल्दी एक काम कीजिए कि अपनी जितनी भी सूचना है वो जल्दी से जल्दी सभी सूचना जो है आप क्लासीफाई कर लीजिए, ताकि जब आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जाए तो इंफॉर्मेशन मांगते समय आपको जवाब देने में दिक्कत ना होनी चाहिए। दूसरी चीज इसमें एक बात और कही गई कि जैसे ही आरटीआई आता है तो कुछ इन्फॉर्मेशन तो ऐसी है जो तुरंत आप अपनी वेबसाइट पर या फिर किसी समाचार पत्र के द्वारा पब्लिश कीजिए, जैसे कि आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं, कौन सा प्रोजेक्ट आपका चल रहा है, कौन कौन सी योजना, इस प्रकार की बातें जो जनरल पब्लिक को जानने की जरूरत है वो तो आप तुरंत रिलीज कर दीजिए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, धारा 4 से जुड़ी हुई है। दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि प्रत्येक सरकारी कार्यालय में अधिनियम लागू होने के 100 दिनों के भीतर आवश्यक संख्या में जन सूचना अधिकारियों यानी कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स की नियुक्ति की जाएगी जो सूचना देने के लिए जिम्मेदार होंगे। ये बात भी सही है कि अगर किसी सरकारी डिपार्टमेंट से कोई व्यक्ति सूचना चाहता है तो जब वो अपना एप्लीकेशन लिखेगा तो किसे एड्रेस करेगा, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे हरियाणा पुलिस हो, कहने का मतलब कोई यूपी पुलिस हो। जब भी आप किसी संबंध में आरटीआई लगाते हैं तो हमेशा ऊपर एड्रेस होता है ना कि टू, जैसे हम लोग कभी स्कूल में एप्लीकेशन लिखते थे टू द प्रिंसिपल, तो ये किसको एड्रेस किया जाएगा। तो हर डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये बात कही गई कि आप क्या करेंगे, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर अपॉइंट करेंगे और उसका काम होगा कि सूचना लोगों को दे। दूसरा इसमें कहा गया कि यदि मांगी गई सूचना किसी व्यक्ति के प्राण या स्वतंत्रता से संबंधित है तो ऐसी सूचना उसे 48 घंटे के भीतर भीतर दे जानी चाहिए। ये बात भी बिल्कुल सही है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके प्राण खतरे में, स्वतंत्रता खतरे में और उससे जुड़ी हुई कोई इन्फॉर्मेशन है और सरकारी डिपार्टमेंट के पास है तो ये कहा गया है कि विद इन 48 आवर्स जो है ये सूचना रिवील हो जानी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर अपना आंसर क्या बनेगा, अपना आंसर बन जाता है डी। ये बात अपन ध्यान रखेंगे। चलिए ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये इंग्लिश इसका वर्जन आ गया तो इसका आंसर क्या होगा, डी ही होगा। 1, 2 और 3 जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना। स्टडी आईक्यू के द्वारा यूपीएससी के लिए आईएएस यानी कि यूपीएससी आईएएस के लिए प्री कम मेंस एक दूसरा लाइव बैच हम लोग लेकर के आए। पहला बैच आया, उसका रेस्पॉन्स बहुत शानदार था। बच्चों की डिमांड थी कि सर मॉर्निंग बैच रखा जाए, तो हमारे जो को फाउंडर है मोहित जिंदल सर और बाकी टीम के द्वारा यह तय किया गया कि हम लोग मॉर्निंग का बैच लेकर के आएंगे। तो 8 बजे का ये बैच हम लोगों ने लॉन्च किया है जिसकी तारीख है 11 जुलाई 2022।
तो आप अभी इसमें जाकर के रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है। फी ज़्यादा नहीं है, वैसे तो ज़्यादा बन जाती है, लेकिन अगर आप इस पर सूरज लाइव ये फ्लैश कोड लगाते हैं तो यहाँ पर आपको ये 18,999 में मिल जाएगा। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपको मैन टू मैन मेंटरशिप चाहिए, यानी कि आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। याद रखना, जब बच्चा यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी करता है तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है उसके साथ में, उसको नॉलेज तो है, जानता तो है, लेकिन उसको लिखना कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करना है, दूसरा टॉपिक को कैसे तैयार करना है, तो ये समस्या उसके साथ में बनी रहती है। तो उन सभी समस्याओं को रिजॉल्व करने के लिए ये एक प्रयास स्टडी आईक्यू के द्वारा किया गया है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अभी आप इसमें जाकर के इनरोल कर सकते हैं। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मेरे हिसाब से हर बच्चे को इस क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। ये क्या कहता है कि सूचना के अधिकार के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर मांगी गई साधारण प्रकार की सूचनाओं को दिया जाना आवश्यक है। याद रखना, साधारण प्रकार की सूचना, अगर किसी व्यक्ति के प्राण की बात होती या फिर उसके लाइफ की बात होती तो उस समय पर 48 घंटे का ये समय रहता है, लेकिन अगर कोई साधारण सूचना तो उसका समय कितना है, तो याद रखना उसका समय है 30 दिन का। और अगर संबंधित अधिकारी ये सूचना देने में असफल होते हैं तो उस समय पर उन पर पेनल्टी का प्रावधान है। 250 रुपए जो है वो प्रतिदिन के हिसाब से उन पर पेनल्टी, याद रखना, लगाई जा सकती है, उन पर ही पेनल्टी इंपोज की जा सकती है। तो आरटीआई यानी कि सूचना के अधिकार के अंतर्गत। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सूचना के अधिकार के अंतर्गत ऐसे उपबंध भी हैं जिनके संबंध में विशेष सूचना को देने से मना किया जा सकता है। राइट टू इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स सच प्रोविजंस इन रेस्पेक्ट ऑफ विच स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन में बी डिनाइड और में बी रिफ्यूज्ड। देखिए, जब हम इस अधिनियम की धारा 24 को पढ़ते हैं, सेक्शन 24 पढ़ते हैं, तो सेक्शन 24 के अंदर इस पूरा प्रावधान रखा गया है कि कुछ जानकारियां तो ऐसी होंगी जहां पर कोई देश का नागरिक चाहेगा भी तब भी हम उसको ये बातें रिवील नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हमारे यहाँ पर कोई रॉ का प्रोजेक्ट चल रहा है, इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट चल रहा है, तो भाई वहां पर उस संबंध में जानकारी आपको नहीं दी जाएगी। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि ऐसे उपबंध जरूर हैं जिनके संबंध में विशेष सूचना देने से मना किया जा सकता है। दूसरा कहता है कि सूचना के अधिकार के अंतर्गत ऐसे उपबंध नहीं है जिनके बारे में सूचना नहीं दी जा सकती। तो ये तो इसका कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना। तो धारा 24 के अंतर्गत ये सही है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, ओनली 1, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये अपने को ध्यान रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यहां पर फिर से 2 स्टेटमेंट है, आपको दोनों पर विचार करना है और विचार करने के बाद अपना उत्तर यहां पर देना है। पहला कहता है कि सूचना के अधिकार के तहत सिर्फ केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के संदर्भ में तो उपबंध है, इसके संबंध में तो प्रावधान है, लेकिन राज्य सूचना आयोग के संदर्भ में कोई प्रावधान नहीं है। पहला स्टेटमेंट तो ये रहा। अब इसको देखते हैं, बता दूंगा सही या गलत है। देखिए, अगर हम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को देखें तो इसमें यहां पर इसके सेक्शन 12 to 14, सेक्शन यानी कि धारा 12 से 14 के बीच में केंद्रीय सूचना आयोग की चर्चा है। इसके बाद तुरंत बाद सेक्शन 15, 16 और 17, इन 3 के अंतर्गत क्या है, राज्य सूचना आयोग की चर्चा है। तो पहली स्टेटमेंट क्या होती है, ये गलत साबित हो गई। दूसरी स्टेटमेंट कहता है कि सूचना के अधिकार के स्रोत के रूप में अनुच्छेद 1 को माना जा सकता है, यानी कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन है इसका सोर्स यानी कि इसका जन्म हम देखते हैं तो आर्टिकल 19(1)(a) से निकल के आता है, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से आता है। भाई सीधी सी बात है कि अगर आपको बात कहनी है, एक्सप्रेस करने का अधिकार आपको चाहिए, तो एक्सप्रेस तो तभी करोगे जब आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी, सूचना होगी, तभी तो आप उस पर अपना विचार दे सकते हो। तो ये तो बेसिक सी बात है कि यहीं से निकल करके आया है, तो इसे आप क्या कहेंगे, ये सही है। तो कहने का मतलब यहाँ पर दूसरी स्टेटमेंट केवल जो सही है, पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। करेक्ट आंसर इज डी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़ के इसका आंसर दीजिएगा। क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोबारा से आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही है, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बता देनी है। सबसे पहला कहता है कि सूचना के अधिकार का अधिनियम न्यायिक पुनर्विलोकन की सीमा से बाहर है, यानी कि आरटीआई के ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं लग सकता है। ध्यान से पढ़ा आपने कि जुडिशियल रिव्यू के परव्यू से बाहर हो जाता है हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन। दूसरा कहता है कि गुप्तचर तथा सुरक्षा संबंधी कुछ संगठनों से संबंधित सूचनाओं के लिए यह अधिनियम लागू नहीं होता है, यानी कि इंटेलिजेंस और बेसिक जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं
वहां पर यह अधिनियम लागू नहीं होता है। इन दोनों को ध्यान से पढ़ना है। देखिए, जब आप जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं तो शुरुआत में सेक्शन 23 के अंदर ये प्रावधान रखा गया था कि हम इस पूरे एक्ट को और इसके प्रावधानों को, साथ में कोई निर्णय CIC के द्वारा, SIC के द्वारा आता है तो उस पर कोई भी न्यायपालिका अपना कुछ वक्तव्य नहीं देगी, ये केस न्यायपालिका के पास लेकर के नहीं जाया जाएगा। लेकिन जब अदालत के अंदर इस बात को उठाया गया तो अदालत ने कहा कि देखो, ये तो अपनी बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आ जाता है, इसे तो कोई छीन ही नहीं सकता, बात समझ रहे हैं, तो उठा करके इसको कैंसिल कर दिया। तो पहले तो प्रावधान था, लेकिन सेक्शन 23 को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया। तो ये क्या है भाई, ये अपनी बन गई क्या, गलत स्टेटमेंट। दूसरा कहता है गुप्तचर और ये सब विभाग तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ भाई, ठीक है, तो ये तो है ही है। तो ये अपना क्या आंसर रहेगा यहाँ पर, ओनली 2, यानी कि दूसरी स्टेटमेंट, केवल दूसरी स्टेटमेंट सही है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से पढ़िएगा। कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेसिकली यहां पर जो स्टेटमेंट है वो हम लोग कहां से देख रहे हैं, ये इस क्वेश्चन के अंदर जो स्टेटमेंट है आर्टिकल 19(1)(a) से ही आती है, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से ही आती है, जहां पर हम राइट टू नो की बात कर रहे थे। यहां पर चर्चा होती है, क्या कहता है कि किसी उम्मीदवार के द्वारा नामांकन पत्र भरते समय यह आवश्यक है कि वह अपनी शैक्षणिक योग्यता संबंधी सूचना प्रदान करे। इट इज नेसेसरी फॉर अ कैंडिडेट to provide information regarding his her educational qualification while filing the nomination form। देखिए, शुरुआत में जब लोकतंत्र की बात करें तो शुरुआत में तो ऐसे प्रावधान नहीं थे। अब भारत के संविधान की बात करें तो भारत के संविधान के अंदर भाग 15 के अंदर चुनाव को लेकर के व्यापक प्रावधान तो नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट को उसकी जिम्मेदारी दी गई है। पार्लियामेंट ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 बनाया। इसके साथ साथ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए अलग से नियम बनाए, उनके तहत चुनाव होते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे लोकतंत्र का उदय हुआ तो हमने कहा भाई देखो, देश के नागरिकों को अगर अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार है तो चुनेंगे तो हम तभी जब हमारे पास जानकारी उसके बारे में होगी। तो कम से कम ये तो पता लगे कि भाई कितना पढ़ा लिखा है, कितनी इसके पास संपत्ति है, साथ में क्या इसका कोई आपराधिक बैकग्राउंड है या नहीं है, ये सारी जानकारी देश के नागरिक को होनी चाहिए। इस बात के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। अब पार्लियामेंट ने इसके ऊपर रिएक्ट किया। पार्लियामेंट ने, उससे पहले सरकार ने रिएक्ट कर दिया, एक ऑर्डिनेंस पास हुआ और ऑर्डिनेंस पास करते हुए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के आर्टिकल के अंतर्गत एक सेक्शन 33B जोड़ दिया गया। और यहां पर कहा गया कि अगर खुद भारत का चुनाव आयोग या देश के अंदर न्यायपालिका आपसे कोई भी ऐसी जानकारी मांगती है तो आपको ये नहीं देना है, ये बात कही गई। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इस पर रिएक्ट किया। तो एक और संस्था है जिसको आप कहते हैं पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एक केस रहा 2004 का। और यहाँ पर कहा भाई देखो, ये बात जो है जो आपने सेक्शन 33B के अंतर्गत डाली है ये कतई गलत है। तो ये क्या हो गई, नल एंड वॉइड, इसको गलत कर दिया, कह दिया गया, संवैधानिक करार दिया गया। और फिर कैंडिडेट से कहा गया कि जो जो सूचना आपसे कही गई है आप इसको तुरंत प्रोवाइड कर दिया करो। अब उस सूचना के अंतर्गत क्या दिया जाता है, देखिए कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, जैसे जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है उसकी संपत्ति कितनी है, उसके जो निजी परिजन है, बेटा बेटी, माता पिता, पुत्री पत्नी, है ना, तो ये इनकी आय कितनी है, इनके पास संपत्ति कितनी है। इसके साथ साथ एजुकेशन कितनी है। ऐसा ना हो कि आप कह दो कि मैं तो भाई ग्रेजुएट हूँ, तो ग्रेजुएट की डिग्री कहाँ है। आपने देखा होगा ना, कई बार ऐसे बवाल उठ जाते हैं भारत के अंदर आज के टाइम पर, ये बात हो गई। इसके साथ साथ कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, आपराधिक मुकदमा तो नहीं है, और है तो उसकी जानकारी दीजिए, कोई FIR भी दर्ज हुई है तो। इसके साथ साथ पिछले जब चुनाव लड़ रहे हैं तो पिछले 6 महीनों में कोई ऐसा तो केस नहीं रहा जहां पर आप पर आरोप साबित हुए, आरोप लगा है ऐसे मामले में जिसमें सजा 2 वर्ष या उससे अधिक हो सकती है। तो ये प्रावधान आज के समय पर बिल्कुल फॉलो होते हैं। तो उसी के संदर्भ में हम इसको देखते हैं, क्या कहता है सबसे पहले कि यहाँ पर वह अपनी शैक्षणिक योग्यता संबंधी सूचना प्रदान करे, बिल्कुल प्रदान करनी पड़ेगी, पूरा केस मैंने आपको बता दिया। दूसरा कहता है कि उम्मीदवारों को नामांकन पत्र भरते समय सिर्फ आपराधिक रिकॉर्ड देना पड़ता है, ना कि शैक्षिक योग्यता संबंधी विवरण। ये जो सिर्फ से लगा दिया ना शब्द, इसकी वजह से स्टेटमेंट गलत हो गई, तो ये गलत हो गई। तो कहने का मतलब ओनली 1, यहाँ पर पहली केवल और केवल पहला स्टेटमेंट सही है। चलते इसी क्रम में अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से युक्तियुक्त निबंधन के आधार हैं जिन्हें प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ग्राउंड्स फॉर सच रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस विच वर एडेड बाय
द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। यहां पर बेसिकली जो चर्चा हो रही है आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत जो हमको अधिकार प्राप्त है, जिसको आप क्या कहते हैं, जिसे हम लोग जानते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम से। मैंने आपसे कहा था कि ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत हमको अधिकार मिला है ये एब्सोल्यूट नहीं है, इसके ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, लगाए गए हैं। अब इसके ऊपर जो प्रतिबंध है वो कहां पर है, आर्टिकल 19(2) के अंतर्गत बताया गया कि कौन कौन से रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इन अधिकारों पर लगाए जा सकते हैं। जैसे सबसे पहले क्या कहा गया है, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। अगर किसी व्यक्ति ने कोई ऐसी बात कही जिससे कि राज्य की सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न हो जाए, राज्य के खिलाफ युद्ध छिड़ जाए, आंतरिक अशांति उत्पन्न हो जाए, तो उसको ऐसी स्टेटमेंट देने से रोका जा सकता है। दूसरा मॉरलिटी, जिसे हम कहते हैं शिष्टाचार। बात कहो लेकिन ऐसा नहीं कि भाषा की मर्यादा को ही बिल्कुल तार तार कर दो या फिर अश्लीलता फैलाना शुरू कर दो। भाई मेरा तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। आर्टिकल 19(1) में कहा गया है कि जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो कहूँगा। कैसे कहूँगा, शब्दों के द्वारा भी कहूँगा, बिना शब्दों के द्वारा भी कहूँगा, लिखकर भी कहूँगा, इशारों के में भी कहूँगा, लेकिन इसका कहीं मतलब नहीं कि आप अश्लीलता फैलाओ। तो शिष्टाचार इस पर एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। इसके बाद में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अदालत की अवमानना। अदालत की अवमानना दो प्रकार की होती है। यहां पर इसे आप सिविल और क्रिमिनल यानी कि दीवानी फौजदारी दोनों भागों में बांट सकते हैं। सिविल का मतलब है अदालत ने कोई आदेश दिया, मान ही नहीं रहे, उसको बोला ऐसे आदेश को हम नहीं मानते। फौजदारी अवमानना यानी कि आपराधिक अवमानना का मतलब है कि अदालत की आपने निंदा करनी शुरू कर दी, बोले अदालत का कोई वजूद नहीं है, ये अदालत निष्पक्ष फैसले नहीं करती, घूस ले ली, ऐसी बातें कर दी, तो ये वाली बात हो जाती है। इसके बाद आता है मानहानि, डेफेमेशन। आप अपनी बात कहें लेकिन ऐसी बात ना कहें जिससे किसी को मानहानि हो जाए। बहुत से नेता होते हैं ना, बयान दे दिया, बोले फलाने नेता ने इतने करोड़ का क्या किया, घोटाला कर दिया, बाद में निकला कुछ नहीं, तो अदालत के सामने माफी मांगनी पड़ती है। बोला तो माफी मांग लो, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी हो जाता है। तो क्या है, ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। इनके साथ साथ यहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शन और हैं, जैसे कि यहाँ पर बताए गए हैं विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। व्यक्ति जब अपनी बात कह रहा है तो ऐसी बात नहीं कहनी है जिससे कि हमारे मित्र देश जो हैं उनके खिलाफ ही हमारे देश के अंदर क्या हो जाए, अशांति हो जाए। पता चला कि जो अच्छे संबंध है वही खराब होने लग जाए, तो ये बहुत जरूरी है। अब ये जो बातें हैं ये आप ध्यान रखना, ये पहले नहीं थी, इसे पहले संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान के अंदर जोड़ा गया। उसी प्रकार से पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था। ये लोक व्यवस्था मतलब क्या है कि लोग व्यवस्था को फॉलो करें, कहीं लॉ एंड ऑर्डर की समस्या ना आए। अगर ऐसी स्टेटमेंट दे दी, पता चला कि लॉ एंड ऑर्डर ही बिगड़ गया, तो फिर क्या होगा कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, सजा भी हो सकती है। बात समझ में आती है? तो ये भी जो है इसे भी पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, और इसके साथ साथ किसी व्यक्ति को भड़काना अपराध करने के लिए, बोले कह ही तो रहा हूं, बोल ही तो रहा हूं, लेकिन बोलने में भड़काना है, और भड़काने का होता क्या है, अपराध। आपने तो अपने अधिकार को एक्सप्रेस कर दिया, लेकिन जब वो अपराध करेगा तो दूसरे के जो मौलिक अधिकार है उसका भी तो हनन हो रहा है। तो याद रखना ये क्या है, ये भी एक प्रकार का रेस्ट्रिक्शन है जो कि पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा ही जोड़ा गया था, पहले नहीं था। इसके बाद में आता है भारत की संप्रभुता और अखंडता, सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। इसे भाई ध्यान रखना 16वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें जोड़ा गया था। 16वां संविधान संशोधन 1963 के द्वारा जोड़ा गया था। तो अपना क्वेश्चन क्या था कि कौन कौन से रेस्ट्रिक्शंस ऐसे हैं जिन्हें पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो कौन से हुए? फर्स्ट, 2 एंड 3, यानी कि कौन सा ऑप्शन होगा अपने पास? यहाँ पर पहला आंसर आ जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। तो भाई ऐसे क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं, तो ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कहा गया है अनुच्छेद 19(3) के अनुसार शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन के अधिकार पर युक्त निबंधन के आधार क्या क्या हैं? आर्टिकल 19(3) के अंतर्गत कहा गया है कि ग्राउंड्स फॉर अ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द राइट टू कॉन्फ्रेंस पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। देखिए आर्टिकल 19(1)(a) जहां पर हमें वाक एवं व्यक्ति की आजादी देता है, तो आर्टिकल 19(1) भी हमें क्या कहता है? आर्टिकल 19(1) भी कहता है कि हमको शांतिपूर्वक सम्मेलन का अधिकार है, भारत के नागरिकों को सभा इत्यादि आयोजित करने का अधिकार है। लेकिन इनके ऊपर क्या है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है। मैंने कहा था कोई भी अधिकार आपका एब्सोल्यूट नहीं है। अब क्या यहाँ पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है? यहाँ देखिए, इस अधिकार पर लोक व्यवस्था, जिसको आप पब्लिक ऑर्डर कहते हैं, और साथ में भारत की संप्रभुता और अखंडता, ये दो प्रकार के रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पर लग जाते हैं। तो कहने का मतलब अपना आंसर क्या रहेगा? 1 और 2।
ये थोड़े फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन अगर क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है तो हमको यहाँ पर फंस जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विचार करने के बाद आपको बताना कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। सबसे पहला कहता है कि भारतीय संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को संगम, संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार प्रदान करता है। इट प्रोवाइड्स द राइट ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी। आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत हमने बताया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात होती है। आर्टिकल 19(1)(b) के अंदर हमको शांतिपूर्वक सम्मेलन की बात कही जाती है। लेकिन आर्टिकल 19(1)(c) की अगर बात करें तो यहाँ पर सही बात है कि हमको संस्थाएं बनाने का अधिकार है। अब संस्थाओं में यहाँ पर जो बात कही गई है, क्या कहा गया, एसोसिएशन, यूनियन, कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या ये सही स्टेटमेंट है? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब ये जो शब्द जिसे आप कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये पहले भारत के संविधान में नहीं था, इस 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया है। तो दूसरी स्टेटमेंट क्या है, ये भी सही बैठती है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर बनता है सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ 1 and 2 आर ट्रू। चलिए भाई, ये हो गया। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, किसी लड़के ने किसी अन्य लड़के से मारपीट कर दी और मारपीट करने के दिन इस अपराध के लिए अधिकतम सजा 6 महीने की दी गई थी। यानी कि जिस दिन ये अपराध हुआ उस अपराध के समय पर जो सजा कानून के हिसाब से थी वो कितनी थी, वो 6 महीने की थी। अब आगे सुनिए क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है, किंतु उसके मामले का निर्णय होने से पहले ही विधानमंडल इस कृत्य के लिए 2 साल की अधिकतम सजा का प्रावधान कर देता है। यानी कि मान लीजिए आज की तारीख हम ले लेते हैं 30 जून। 30 जून को किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के साथ मारपिटाई कर दी। अब कानून के हिसाब से इसको सजा कितनी मिलनी चाहिए, आज एफआईआर दर्ज हुई और आज के दिन ही इसको सजा, अगर आज के टाइम पर सजा दी जाती है तो कितनी होगी कानून के हिसाब से, ये होगी 6 माह। लेकिन मानो कि 10 जुलाई को कानून के अंदर बदलाव हो जाए और बदलाव क्या कहे कि अब इसको हम 2 साल की सजा दे देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सी सजा इसको दी जाएगी। 4 ऑप्शन अपने पास है। इसके लिए किसी आईपीसी को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बेसिक अगर हमें फंडामेंटल राइट पता है तो हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। और वो कैसे दे पाएंगे, वो हम दे पाएंगे आर्टिकल 20 से। आर्टिकल 20 के अंदर हमको एक अधिकार प्राप्त है जिसे कहते हैं प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, यानी कि 2 सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। इसका अर्थ यह बनता है कि यदि किसी व्यक्ति के संदर्भ में हम बात करें, उसने कोई अपराध किया है तो उसकी 2 सिद्धि के संदर्भ में कुछ अधिकार उसको प्राप्त है। जैसे सबसे पहले क्या कहा गया है, सबसे पहले यहां पर कहा गया है कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी कि देश के अंदर कोई भी पूर्वपदगामी जो कानून है वो प्रभावी नहीं होगा। मतलब क्या है, ये क्रिमिनल केसेस के संदर्भ में है। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई आपराधिक कानून आता है तो उसका जो इफेक्ट है वो पिछली डेट से नहीं होगा, रिट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, याद रखना, पिछली डेट से इसका प्रभाव नहीं होगा, उसका प्रभाव उसी दिन से होगा जिस दिन से वो कानून आता है। यानी कि यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर अगर व्यक्ति ने अपराध 30 जून को कर दिया है या फिर 9 जुलाई को किया है तो उस समय कानून के अंदर कितनी सजा है, उस समय कानून के अंदर 6 माह की सजा है। तो वही सजा उसको मिलेगी। मैं बात कर रहा हूं किसकी, आपराधिक मामलों की, फौजदारी मामलों की। भले ही 10 जुलाई को एक दिन के बाद सजा बदल गई हो, कानून नया आ गया हो, तो सजा उसको कौन सी मिलेगी, पुराने वाली मिलेगी। तो नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यहीं पर कहा गया है नो डबल जेपर्डी। मतलब क्या है, एक अपराध के लिए एक बार सजा मिलेगी, दोहरी सजा नहीं मिलेगी, ज्यादा सजा भी नहीं देनी है। तीसरा कहा गया है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी व्यक्ति को ट्रायल के समय पर अपने ही खिलाफ गवाही देने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। हालांकि इसका मतलब ये कहीं नहीं है कि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही तो वो कॉपरेट ही ना करे, मतलब उसे कुछ पूछा जाए तो बताए ही ना। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ सैंपल की आवश्यकता पड़े, जैसे कि रेप केस हो तो सीमेन सैंपल लिया जाता है, या फिर जो है डीएनए टेस्ट लिया जाए, फिंगरप्रिंट लिए जाए, तो उसके लिए मना नहीं कर सकता। वो तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर उसको क्या प्रोसेस वहाँ पर कॉपरेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। यहाँ पर सजा कितनी होगी, 6। इसके लिए आईपीसी की जरूरत नहीं थी। बेसिकली अगर हमको आर्टिकल 20 पता है तो हम इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार सिर्फ नागरिकों को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ओनली अ सिटीजन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। स्टेटमेंट पढ़ लिया आपने। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे, मैं तो बस लास्ट में आपको आंसर बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है ये। दूसरा कहता है आर्टिकल 21 के संदर्भ में है,
अनुच्छेद 21 मूल संविधान में नहीं था, वरन प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। यार ये तो उल्टा ही हो गया ना, है ना भाई, ये तो है ही नहीं, क्योंकि शुरुआत से आर्टिकल 21 है, बेसिक स्ट्रक्चर में भी आता है, ये तो हो गया। अब हमें सोचना है कि पहली स्टेटमेंट का अपने को क्या करना है। देखो यहां पर एक शब्द गड़बड़ हो जाता है, और वो क्या है, सिर्फ। सबसे पहले ये सिर्फ और सिर्फ देश के नागरिकों को प्राप्त नहीं है, देश के अंदर हर व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त है जो देश के अंदर रह रहा है, ठीक है, चाहे वो विदेशी नागरिक हो चाहे भारत का नागरिक हो, हर किसी को राइट टू लाइफ प्राप्त है, पर्सनल लिबर्टी प्राप्त है। समझ में आती है? तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो यहां पर क्या होगा, दोनों में से कोई स्टेटमेंट सही नहीं है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, नीदर वन नॉर टू। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन यहाँ पर रहे। फिर आपके लिए जानकारी, यूपीएससी आईएएस बैच हमारे स्टडी आईक्यू के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है। मॉर्निंग ये बैच है, इसकी बहुत डिमांड थी, सुबह 8 बजे का बैच है, और इसका जो समय रहेगा 8 बजे के साथ साथ 11 जुलाई से स्टार्ट होगा। अब आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन में वैसे तो फीस ज़्यादा लगेगी, लेकिन आप जब इस पर ये कोड अप्लाई करेंगे सूरज लाइव, तो ये बैच आपको सिर्फ और सिर्फ 18,999 में प्राप्त हो जाएगा। तो अब हम इस सेशन की समाप्ति की तरफ आगे चलेंगे। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए फंडामेंटल राइट से जुड़े हुए। पहले हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे, फिर बाद में मैं आपको एक कंप्लीट रिवीजन भी कराऊंगा, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार से जुड़े हुए क्या क्या क्वेश्चन पॉसिबल बन सकते हैं। ये तो हम सुभाष कश्यप जी से जुड़े क्वेश्चन भी लेंगे। इसके साथ साथ आज के समय पर क्या स्थिति है, क्वेश्चन किस प्रकार के आ रहे हैं, पेपर में कैसे क्वेश्चन आए हैं, उनको भी अपन लोग कंप्लीट करते हुए चलेंगे। कहने का मतलब क्या है कि फंडामेंटल राइट को यहाँ पर हम एक एज ए मैराथन भी हम लोग बीच में सोच रहे हैं कि 2 घंटे का मैं सेशन आपको लगातार क्वेश्चन ही उसके अंदर प्रैक्टिस कराऊंगा। तो इसके लिए फीडबैक मुझे आपसे चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना क्या अपने को ऐसा करना है नहीं करना है। दूसरी बात, आंसर राइटिंग मैंने स्टार्ट करवा दिया था, बच्चों के रेस्पॉन्स भी मेरे पास आया है, मैंने उनका रिप्लाई भी किया है। तो याद रखना कि आंसर राइटिंग पर आपको जरूर फोकस करना है, ठीक है। और इसके बाद कोई और दुख दुविधा, कोई समस्या आपकी है पढ़ाई संबंधित, तो आप मुझे यहाँ पर इस ईमेल एड्रेस पर मेल भी कर सकते हैं, साथ में मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी आप मुझ तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, धन्यवाद।